तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का सबसे बेसिक टॉपिक कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन द टर्म इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है या इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। देखो इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और आयनिक। और फिजिकल इक्विलिब्रियम में केवल स्टेट बदलती है, केमिकल फॉर्मूला वही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बात करूं वाटर की, वाटर को अगर हम एवोपरेट करेंगे तो वाटर एवोपरेट होगा, वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो कंडेंस भी होगा। जब एवोपरेशन का रेट कंडेंसेशन के बराबर हो जाए तब हम उस कंडीशन को कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ वाटर एंड वेपर। वैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम होगा जहां पर केमिकल फॉर्मूला बदलेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस जितने ब्रेक होंगे उतने ही आयन जोड़कर दोबारा वो कंपाउंड बना लेंगे, तो उस तरह का इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो इक्विलिब्रियम का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आज उसको हम ढंग से समझेंगे कि इक्विलिब्रियम अगर माइंड में आ जाए तो हमें क्या इमेजिन करना है। ठीक है, अब देखो जैसे इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं तो मैंने यहाँ 2 कंटेनर लिए हैं, कंटेनर ए है और दूसरा कंटेनर है बी। यहाँ 2 कंटेनर है ए एंड बी। अब ए में यहां पर इस हाइट तक वाटर भरा हुआ है, तो वाटर कहां से कहां जाएगा, ए टू बी। कब तक जाएगा, जब तक दोनों कंटेनर का वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पर ए में जब वाटर भर दोगे आप तो भाई वाटर ए टू बी जाने लगेगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों के कंटेनर का लेवल बराबर ना हो जाए। अच्छा, अब अगर मान लो बी में वाटर यहां पर ज्यादा आ गया तो फिर वही जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिवर्स जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखो इसको हम रिएक्शन से कैसे रिलेट करते हैं। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। यहां पर ये क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट वो है जो रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब रिएक्टेंट टकराकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन जाएगा तो प्रोडक्ट ब्रेक होने लगेगा। तो यहां पर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और यहां पर ये है बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो वाटर लेवल अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है। वाटर लेवल अगर बराबर हो गया है, ये वाटर लेवल इसके बराबर है और अब वाटर लेवल चेंज नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि वाटर ए टू बी या बी टू ए नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना वाटर ए टू बी आ रहा है उतना ही बी टू ए आ रहा है। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है। रिएक्शन चल रही है, बस जितनी फॉरवर्ड हो रही है उतनी बैकवर्ड हो रही है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है इक्विलिब्रियम के। व्हाट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, जैसा ये बोल रहे हैं फिजिकल। अब देखो केमिकल मतलब केमिकल फॉर्मूला बदलेगा, फिजिकल मतलब फिजिकल स्टेट बदलेगी। अब फिजिकल स्टेट की हम बात करते हैं। अब फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट हैं। अब जैसे यहां पर वाटर है और वाटर लिक्विड स्टेट में है, अब ये एवोपरेट होगा, वाटर एवोपरेट होगा और इसको हम कहेंगे रेट ऑफ एवापोरेशन। अब यही वाटर जो है वो कंडेंस होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, सिर्फ एवापोरेशन होगा। अब देखो अगर ये यहां पर ये जो बीकर है या फिर यहां पर जो एवापोरेशन है, अगर ये ओपन है पूरी तरीके से तो भाई यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होने वाली। आपको कंटेनर को कवर करना पड़ेगा। अगर ओपन सिस्टम है तो फिर कैसे उसको रिवर्सिबल कराओगे, कैसे बैकवर्ड कराओगे। ठीक है, तो ये सिस्टम में नहीं होगा। हाँ, अगर इस तरीके से क्लोज्ड सिस्टम है तो एक समय ऐसा आएगा व्हेन रेट ऑफ एवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो देखो
जैसे वाटर है, वाटर को हमने हीट करना स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना, वाटर को हीट करना स्टार्ट किया तो ऐसा तो नहीं है तुरंत वेपर बन जाएंगे, समय लगेगा भाई। आप हीट करोगे, वाटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, धीरे धीरे वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर ऊपर कलेक्ट होते जाएंगे, फिर वो कंडेंस होंगे। मतलब कंडेंसेशन एवोपरेशन के कुछ समय बाद स्टार्ट होगी। और जब एवोपरेशन कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा उस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। पहले तो सिर्फ एवोपरेशन होगा, वाटर एवोपरेट होंगे और फिर जाके कंडेंस होना चालू करेंगे। तो पहले एवोपरेशन फास्ट होगा, कंडेंसेशन ना के बराबर होगा, फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन बढ़ेगा। तो आप इसको समझ लो ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, लेकिन यहां पर केवल फिजिकल स्टेट बदल रही है। वाटर लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा है, गैस बन रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है। H2O लिक्विड से क्या बन रहा है? H2O गैस वेपर। तो यहां पर ये हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया बैकवर्ड। तो यहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो रही हैं और फिजिकल स्टेट बदल रही है, केमिकल फॉर्मूला नहीं बदल रहा। इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम? देखो, एक मैंने आपको बताया फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें वाटर एवोपरेट हो रहा है, एवोपरेशन और कंडेंसेशन हो रहा है। अब यहां पर अपन देखते हैं ये BaSO4 ये सॉल्ट है और ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में। अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मतलब ये जो BaSO4 नीचे सॉलिड सॉल्ट है ये इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या नहीं है भाई? BaSO4 जितना यहां पर क्रिस्टलाइज हो रहा है उतना डिसॉल्व भी हो रहा है। मतलब यहां पर जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसमें भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ये जो सॉल्ट नीचे है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है सैचुरेटेड सोल्यूशन में, वो इस सोल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में जितना क्रिस्टलाइज हो रहा है उतना ही डिसोल्यूशन हो रहा है। यहां पर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन के बराबर है। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का ही एग्जांपल है। तो ये हम एग्जांपल देख रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम का। अब यहां पर ये जो BaSO4 है ये सॉलिड है, तो यहां BaSO4 सॉलिड से क्या बन रहा है? Ba+2 प्लस SO4-2 एक्वस। तो सॉलिड से एक्वस और ये दोनों मिक्स होकर एक्वस से सॉलिड बनाएंगे। तो ये क्या हो गया? फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद बात आती है केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन होने वाली है। यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होके अमोनिया बनाने वाले हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होके अमोनिया बनाएंगे। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी। रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ब्रेक होगा, फिर रिएक्टेंट बनाएगा। तो यहां पर देखो, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां पर देखो केमिकली बदल रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया? अमोनिया। ये फॉरवर्ड, और जब अमोनिया ब्रेक होने लगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बने, तो ये बैकवर्ड हो गई। तो यहां पर केमिकल फॉर्मूला चेंजेस, यहां केमिकल फॉर्मूला बदल रहा है, वहां फिजिकल में नहीं बदल रहा था। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक में आप ऐसा समझ सकते हो जैसे CH3COOH है। अब ये एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन। अब एक इक्विलिब्रियम इनके बीच भी होगा भाई, जितना एक समय के बाद ये जितना डिसोसिएट हो जाएगा उतना ही अमाउंट रहेगा। अब जैसे एसिटिक एसिड की जो pH है वो फिक्स रहेगी कि हाँ भाई इतनी pH है इसकी। अगर कोई सोल्यूशन है, कोई गिवन सोल्यूशन है तो उसकी pH फिक्स है, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स है। तो एक समय के बाद जितना टूटेगा उतना एसोसिएट भी हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन, यहां पर जो डिसोसिएशन का रेट है वो एसोसिएशन के बराबर हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं
आयनिक इक्विलिब्रियम। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम है, फिजिकल, केमिकल, आयनिक। केमिकल में केमिकल फॉर्मूला बदलेगा, इसमें आयंस बनेंगे और आयंस फिर दोबारा जुड़ के। व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक है नेचर में। इसका मतलब क्या है? देखो, इसको अपन एक कहानी से समझते हैं भाई। यहां पर एक रिवर है और रिवर के ए साइड बहुत सारे पत्थर हैं और यहां एक बंदरों का झुंड रहता है ए, और रिवर के बी साइड भी बंदर रहते हैं और बंदरों का झुंड रहता है बी। अब देखो, यहां से ये जो ए साइड के जो बंदर हैं उनके पास बहुत सारे पत्थर हैं और ये यहां से पत्थर फेंकना चालू करेंगे। ठीक है, इनके पास बहुत सारे पत्थर हैं, इनके पास पत्थर ना के बराबर है। तो यहां पर देखो, मैं बात कर रहा हूं रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट मतलब ये जो है ये पोर्शन रिएक्टेंट का है। अब यहां से अपन पत्थर फेंकेंगे तो ये होगी फॉरवर्ड, यहां से बंदर पत्थर फेंकना चालू करेंगे तो यहां पर पत्थर इकट्ठे होने लगेंगे, लेकिन इनके पास पत्थर कम होंगे, ये भी अब फेंकना चालू करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने फेंके। तो स्टार्टिंग में क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। फिर उसके बाद यहां पर जब थोड़े बहुत पत्थर हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन पत्थरों की यहां कम है, तो ये भी बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगेगी, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होगी। अब जैसे मान लो यहां से 10 पत्थर आ रहे थे तो पहले यहां से 0 आ रहे थे, अब यहां पे क्या धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी, रिएक्टेंट खत्म होने लगेगा। तो यहां पर रिएक्टेंट जब कम होने लगेगा तो फॉरवर्ड का रेट भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे मान लो अब यहां से 8 आने लगे, यहां से 2 आने लगे, कुछ समय के बाद यहां पर से 7 पत्थर आ रहे हैं, यहां से 3 आने लगे, और कुछ समय के बाद ये बराबर हो गया, यहां से 5 पत्थर आ रहे हैं, यहां से 5 पत्थर आ रहे हैं। पत्थरों की कॉन्सेंट्रेशन ए और बी दोनों साइड बराबर हो गई और इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा होता है। रिएक्टेंट जैसे ये देखो, नाइट्रोजन थ्राइस हाइड्रोजन अमोनिया बनाएगा, तो पहले होगी फॉरवर्ड रिएक्शन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होगा, अमोनिया बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, और फिर अमोनिया ब्रेक होगा, फिर बैकवर्ड चालू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब इन अमोनिया के फॉर्मेशन की स्पीड अमोनिया के डिसोसिएशन के बराबर हो जाएगी और उस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखो, यहां पर ये पत्थर फेंकने बंद हो गए क्या? नहीं, यहां से 5 पत्थर आ रहे हैं, यहां से 5 पत्थर आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की बराबर बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन हो रही है। और यही बात बोली है, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम है उसमें डायनामिक है, मतलब वो चल रहा है, कहीं ना कहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो जैसा अभी मैंने बताया, चलो एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में नाइट्रोजन लिया, थ्राइस हाइड्रोजन लिया, ये दोनों क्या बनाएंगे? अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? फॉरवर्ड। ये अमोनिया बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, अब कुछ समय के बाद जब अमोनिया ज्यादा हो जाएगा तो अमोनिया ब्रेक होगा और ये रिएक्शन होगी बैकवर्ड। तो यहां पर देखो, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया? अमोनिया बनाया, और इसको क्या कहेंगे हम? फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब ये अमोनिया ब्रेक हो रहा है तो क्या होगी? बैकवर्ड रिएक्शन। और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल जाता है, जो केमिकली बदल जाता है। तो यहां पर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे, ये स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। तो यहां पर ये हो गए रिएक्टेंट और ये हो गए प्रोडक्ट। तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन। द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन।
इमेजिन करो भाई हमारे पास एक कंटेनर है 1 लीटर का, ठीक है, और मैंने इसमें नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल डाला, सिंगल मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन के मैंने यहां पर 3 मॉलिक्यूल डाले। तो नाइट्रोजन का यहां एक मॉलिक्यूल डाला और हाइड्रोजन के डाले यहां पर 3 मॉलिक्यूल। सभी के सभी गैस हैं, सभी के सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब क्या ये चारों एक साथ एक ही जगह पर टकराकर प्रोडक्ट बना सकते हैं? नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल डाला, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल डाले, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? समझना मेरी बात को। आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, अमोनिया बनाने का तरीका। लेकिन मेरा सवाल ध्यान से सुनना, मैंने नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल दिया, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल दिए। मतलब मैं बात कर रहा हूं एक बहुत बड़े कंटेनर की। 1 लीटर का कंटेनर एक मॉलिक्यूल के लिए बहुत 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 बड़ा है। जैसे इस पूरी दुनिया में 4 लोग हैं, चारों को एक साथ एक ही जगह एक ही समय पर टकराना है, असंभव सी बात है वो। वैसे ही नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में टकराकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, इस बात की संभावना बहुत कम है। इनके कोलिजन की संभावना बहुत कम है, इनके कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अरे भाई, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे मान लो ये नाइट्रोजन आ गया और 3 हाइड्रोजन का वेट कर रहा है, तीनों हाइड्रोजन आए ही नहीं। जब तक 2 हाइड्रोजन आए ये नाइट्रोजन कहीं चला गया, तीसरा हाइड्रोजन आया तब तक नाइट्रोजन आया ही नहीं था। ठीक है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो यहां पर अगर केवल सिंगल मॉलिक्यूल होंगे तो आपस में टकराकर प्रोडक्ट कभी नहीं बना सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है, व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? रेट का मतलब होता है कितनी फटाफट रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएगा, कितनी फटाफट रिएक्शन होगी, कितनी स्पीड से रिएक्शन होगी, कितनी जल्दी रिएक्शन होगी, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट इस बात पे निर्भर करेगा कि भाई इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर ए और बी, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। तो समझना बात को। तो रेट का एक एक्सप्रेशन दिया लॉ ऑफ मास एक्शन ने। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई किस तरीके से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, आपस में टकराने की संभावनाएं ज्यादा होंगी, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, फास्ट होगा। इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ हो जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो फॉरवर्ड का आएगा, ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। और ये आपका हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power their mole coefficient, their mole coefficient. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। अब ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड होने लगेगी ना, अगर बैकवर्ड होने लगेगी तो बैकवर्ड के लिए ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये दोनों रिएक्टेंट होंगे। और रेट ऑफ बैकवर्ड
रिएक्शन इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? जैसा कि मैंने बताया आपको कि भाई रिएक्टेंट किस स्पीड से टकराएगा, कितनी जल्दी टकराएगा, कितना फटाफट प्रोडक्ट बनाएगा, इसको हम कहेंगे रेट। अब रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी तो प्रोडक्ट बदलेगा। जैसे रिएक्टेंट खत्म होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जिस स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होगा उस स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर रेट का मतलब क्या है? कितनी फटाफट रिएक्टेंट खत्म हो रहा है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट क्या हो जाएगा? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यहां पर ये हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया। अब देखो क्या होता है, समय के साथ जो रिएक्टेंट है वो कम होता है। ये टाइम है और टाइम के साथ रिएक्टेंट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अब जैसे हम देखें यहाँ पर ये R1 है T1 टाइम पर, ये R2 है T2 टाइम पर। तो समय के साथ क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। इसका मतलब R1 बड़ा है R2 से, तो ये जो टर्म है निगेटिव में आने वाली है और निगेटिव में हमें नहीं चाहिए, इसलिए आगे माइनस लगा देते हैं, इसलिए आगे माइनस लगा देते हैं। तो ये रेट है। देखो कुछ खत्म होगा तो कुछ बनेगा भी। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का रेट खत्म होने का रेट है, डिसअपियरेंस का रेट है। वहीं प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट क्या है? समय के साथ बढ़ेगा। तो दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम के अगर कंबाइंड ग्राफ को अगर हम बनाएं तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, और ये कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम की। हाउ कंसंट्रेशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उनकी आपस में टकराने की संभावना ज़्यादा है, उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इसलिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। और इसका आप इक्वेशन लिख के रेट इज इक्वल टू के ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? Kc क्या है? अब देखो क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है। और ये जो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kf अपॉन Kb रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड कांस्टेंट का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं Kc, और Kc को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझते हैं। डिफाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट का मतलब क्या है? अरे कोई रिएक्शन कितनी फटाफट हो रही, कितनी जल्दी हो रही, रिएक्टेंट कितनी फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा होगा रेट।
तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किस स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, उसको हम कहते हैं रेट। ठीक है, तो रेट का मतलब क्या है, कितनी फटाफट रिएक्टेंट खत्म हो रहा है। अब देखो रिएक्टेंट समय के साथ कंज्यूम होगा तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, वहीं जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ लगाएंगे तो ये ऐसा जाएगा। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, और जिस स्पीड से ऐसा होगा उसको हम कहेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन समझने के लिए ये एक रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम में, यहां पर ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो रेट, अब जैसे मैं बात करूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ए बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बनाएगा, इसका जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट, तो ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, अब केसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो हमने समझ लिया रेट क्या है। रेट मतलब किस स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रिएक्शन कितनी फटाफट होगी, फास्ट होगी, उसको हम कहते हैं रेट। और रेट इस बात पे निर्भर करता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अगर उनके मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो उनकी आपस में टकराने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। तो यहाँ पर अब हम समझ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन डेराइव करना है, तो मैं एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिख रहा हूँ। ए और बी यहाँ पर रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है, और ये इक्विलिब्रियम मोल्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, और यहाँ हो जाएगा ये फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद क्या हो जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो अभी मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। किस कंडीशन पे सी और डी ज्यादा बनेंगे? सी और डी तब ज्यादा बनेंगे जब ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उनके मोल ज्यादा होंगे, उनके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो आपस में टकराने की संभावनाएं ज्यादा होंगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब देखो यहां लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे हम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी। फिर रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। ये देखो, तो ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। अब जैसे सी और डी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और आपस में देखो क्या है, जब ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बनाएंगे तो सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी। आपको वैसे ही इमेजिन करना भाई, जैसे यहाँ पर ये दो कंटेनर है, अब इसमें वाटर अगर ज्यादा है ए में, तो वाटर कहाँ से कहाँ आएगा, ए टू बी, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, फॉरवर्ड। लेकिन अगर बी में वाटर ज्यादा हो गया तो पानी कहां से कहां आएगा, बी टू ए, तब होगी बैकवर्ड। ऐसा कब तक होगा, जब तक कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, और इसी को तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है,
तो यहां पर रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ ए की पावर स्मॉल है बी की पावर स्मॉल बी। अब के एफ क्या है? दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम बात करते हैं बैकवर्ड की। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या होगा? सी और डी। अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है तो सी और डी क्या होगा? रिएक्टेंट होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसा इमेजिन करो कि भाई वो जो बी वाला कंटेनर मैंने पानी का बनाया था उसमें जितना ज्यादा पानी होगा उतना फास्ट रेट होगा। मतलब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ए और बी बनेंगे, उतनी ज्यादा फास्ट बैकवर्ड रिएक्शन होने वाली है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। तो रेट इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। अब हम बात करें एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों का रेट बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। ए और बी कंबाइन होके सी और डी बना रहे हैं, ये फॉरवर्ड है। सी और डी कंबाइन होके ए और बी बना रहे हैं, ये बैकवर्ड है। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाएगा। और अब एक काम करते हैं, ये जो फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन है दोनों को इक्वल रख देते हैं क्योंकि दोनों का रेट बराबर हो गया है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज के एफ ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी इज इक्वल टू के बी सी की पावर स्मॉल सी एंड डी की पावर स्मॉल डी। अब देखो यहां पर ये के एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे के बी। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, के एफ अपॉन के बी, इसका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं के सी। के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने के एफ यहां और के बी हम यहां ले आए, ठीक है। इसको अभी ये के एफ अपॉन के बी, मैं के बी को यहां ला रहा हूं तो सी की पावर सी, डी की पावर डी और ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी, ये सी डी ए बी की कॉन्सेंट्रेशन है। और दिस इज इक्वल टू के सी एंड के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है, ये के सी का फॉर्मूला है। अब इसमें खास बात क्या है, आपको सी डी ए बी जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये सी और डी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। अब यहाँ पर जैसे जैसे अब सी डी ए बी बदलेंगे वैसे वैसे के सी की यूनिट भी बदलेगी। एक क्वेश्चन इस पर भी है स्लाइड में, तो वो यूनिट भी अपन समझेंगे कि के सी की यूनिट कैसे निकालते हैं। तो के सी हो जाएगा के एफ अपॉन के बी, या के सी का एक्सप्रेशन सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। आपको ये याद रखना है, अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 लेना है और H2O लिक्विड इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको 1 लेना है। अब जैसे यहां पर देखो केसी का एक्सप्रेशन पूछा गया, अब केसी का वही एक्सप्रेशन लिखना है, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब केसी, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। अब देखो यहां पर ये सॉलिड है तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाली 1, इसको मत लिखो। हाँ, हाइड्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइड्रोजन, और आगे क्या लगा है 4 तो हम ऊपर लिख देंगे 4। तो ये हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऊपर लिखना है रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। अब लिखेंगे रिएक्टेंट नीचे रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। अब ये आयरन सॉलिड है इसको नहीं लेना, लेकिन वाटर गैस है तो इसको लेना है H2O और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। तो ये हमारा Kc का एक्सप्रेशन आ गया इस रिएक्शन के लिए।
सॉलिड को नहीं लेना भाई, सॉलिड की 1 होती है कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो इसके लिए केसी की यूनिट निकालनी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी फॉर दिस रिएक्शन? चलो केसी का एक्सप्रेशन लिखे, प्रोडक्ट अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। अब यहां पर अमोनिया, ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां नीचे क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, और यहां पर मोल अपॉन लीटर का क्यूब। अब देखो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है? या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो मोल पर क्यूब को मैं लिख सकता हूं मोल पर लीटर की पावर यहां 1 ले लो, यहां 2 ले लो और इसको पूरा कैंसिल कर दो। तो यहां पर ये केसी की यूनिट क्या हो जाएगी? 1 अपॉन मोल इंटू मोल हो गया मोल स्क्वायर, और अपॉन हो जाएगा लीटर स्क्वायर, तो लीटर को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, या लीटर स्क्वायर मोल -2, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो जैसे जैसे केसी का एक्सप्रेशन बदलेगा वैसे वैसे यूनिट भी बदलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन is this much, oxygen is this much, NO is this much. What will be the Kc of the reaction at temperature 800 Kelvin? अब देखो इसने टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। टेम्परेचर का अपने Kc से, Kc मतलब उसने फिक्स कर दिया कि हाँ भाई इस टेम्परेचर पे Kc निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। Kc इज इक्वल टू NO की पावर 2। तो यहां पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकोमेट्रिक मोल्स डिवाइडेड बाई N2 डिवाइडेड बाई O2। अब कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हैं। अब हम बात करें NO की 2.8 इंटू 10⁻³ अब स्क्वायर करना है तो 2.8 इंटू 10⁻³ फिर N2 3 इंटू 10⁻³ और O2 4.2 इंटू 10⁻³ ये -3 -3 -3 -3 कैंसिल हो गया। अब 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, फिर 2 जा 3 जा, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 56 5.6 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 जा 9, तो 56/90, और इसको 56/90 को आप सॉल्व कर लो तो Kc की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 56/90। एक काम करो 9 से डिवाइड कर लो, 9 6 जा 54, 54 और 2 तो 9 2 जा 18, 6.2/10 ये आ जाएगा 0.62, तो ये Kc आ जाएगा। और इसमें Kc की जो यूनिट है वो यूनिट लेस है, मोल पर लीटर का स्क्वायर, और ये मोल पर लीटर दोनों का मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। द Kc फॉर द रिएक्शन, अब समझना, इस रिएक्शन के लिए Kc दिया है 8, इस रिएक्शन का Kc 8 है। अब हमें Kc निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इस रिएक्शन का Kc 8 है। अब इस रिएक्शन को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं, ये देखो इस रिएक्शन को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ऐसा उसने पूछा है। इसका Kc डैश निकालना है। तो देखो ये अपनी मेन रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 8 है। इस पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पावर में चला जाएगा, बस इतना याद रखो। अब जैसे Kc डैश निकालना है ना, तो ये Kc की पावर पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो पावर हाफ हो जाएगी। तो 8 की पावर हाफ, हाफ का मतलब होता है रूट, तो √8 क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन के लिए Kc 8 है। अब इस रिएक्शन के लिए बताना है। अब देखो ये रिएक्शन और इस रिएक्शन में ये सिमिलर रिएक्शन है भाई, बस हमने क्या किया, इस रिएक्शन को यहां पलट दिया है।
तो यहां पर Kc 8 है, तो इस रिएक्शन का Kc डैश रिवर्स हो जाएगा 1/8। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए Kc 8 है, इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगी। तो भाई जिस चीज से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको पावर में ले जाना है, तो Kc डैश क्या हो जाएगा 8 और 2 से मल्टीप्लाई करा तो स्क्वायर, तो हो जाएगा 64। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और ये रिएक्शन देखो सेम रिएक्शन को हमने रिवर्स किया है। ये देखो ये SO3 को यहां आ गया, SO3 गिव्स SO2 प्लस O2, रिवर्स करके डबल कर दिया है ना, रिवर्स करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो हमें K1 और K2 के बीच रिलेशन निकालना है। अब ऐसा करते हैं, देखो पहली रिएक्शन जो है वो हो गई K1, अब K2 K1 की टर्म्स में निकालते हैं। अब पहली रिएक्शन जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, सबसे पहले हमने उसको रिवर्स किया तो K2 हो जाएगा 1/K1, और फिर उस पूरी रिएक्शन को किससे 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ SO3 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर, तो K2 हो जाएगा 1/K1 स्क्वायर। तो K1 K2 में ये रिलेशन आ जाएगा। व्हाट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। देखो होमोजीनियस का मतलब है कि सारे फेज सेम होने चाहिए, या तो सारे एक्वस हो या तो सारे गैसेस हो। अब सारे में कौन कौन सा आएगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और बीच में कैटलिस्ट, तीनों फेज सेम है, उस तरह के इक्विलिब्रिया को हम बोलेंगे होमोजीनियस, और एक आध फेज भी अलग है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। On what factor does the value of equilibrium constant depends? Kc की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन में होता है रेट इज इक्वल टू K, A की पावर स्मॉल a और B की पावर स्मॉल b। ये A और B का जो सम है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो Kc की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर नहीं करती। Kc की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये जो Kc की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। हाँ, अगर मैं बोलता रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रेट, एक रिएक्शन कितनी फटाफट हो रही, कितनी जल्दी हो रही। अब रेट इन सारी चीजें पे डिपेंड करेगी, रेट डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन पर, रेट डिपेंड करेगा ऑर्डर पर, रेट डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। अगर ये यहां पर रेट कांस्टेंट ना होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना होता, या रेट के बारे में बात करता होता, तो रेट इन चारों फैक्टर पे डिपेंड करेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है Kp एंड Kc, और सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो क्वेश्चन नंबर 1, डराइव रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। देखो स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B, स्मॉल c कैपिटल C एंड स्मॉल d कैपिटल D, ये यहाँ पर रिएक्टेंट है और ये है यहाँ पर प्रोडक्ट। Kc का एक्सप्रेशन हम पहले ही डराइव कर चुके हैं। Kc होता है C की कॉन्सेंट्रेशन की पावर C और D की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्मॉल d, A की पावर स्मॉल a एंड B की पावर स्मॉल b। मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट, इसको हम कहते हैं Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपने PV इक्वल टू nRT पढ़ा है। देखो PV इक्वल टू nRT, तो P क्या हो जाएगा N/VRT, या प्रेशर को हम क्या बोल देंगे CRT। तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है हो जाएगा P/RT। अब जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा PA/RT,
वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा पी बी अपॉन आर टी, कॉन्सेंट्रेशन सी हो जाएगा पी सी अपॉन आर टी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा पी डी अपॉन आर टी। कैसे निकाला, देखो एन होता है मोल, वी होता है वॉल्यूम, तो मोल पर लीटर क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया हमने। अब जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी लोगे तो यहाँ आ जाएगा पी सी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा पी सी अपॉन आर टी। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी हमने यहाँ लिख दिया पी सी अपॉन आर टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा पी ए अपॉन आर टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पी बी अपॉन आर टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पी डी अपॉन आर टी। तो ये 4 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इन चारों की ए बी सी डी की कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ पर के सी, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, देखो इसके पहले अपन ने क्या निकाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी पी सी अपॉन आर टी, वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा पी ए अपॉन आर टी। पी ए क्या है प्रेशर है, और ए बी सी डी ये जो बिग ब्रैकेट में लिखी है कॉन्सेंट्रेशन है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। अब यहां पर पी सी अपॉन आर टी की पावर स्मॉल सी, पी डी अपॉन आर टी की पावर स्मॉल डी, पी ए अपॉन आर टी की पावर स्मॉल ए एंड पी बी अपॉन आर टी की पावर स्मॉल बी, और इसको हम क्या बोलेंगे के सी, ठीक है। अब के सी पी सी की पावर सी, फिर पी डी की पावर डी, ये जितनी भी प्रेशर वाली टर्म है इनको निकाल के मैं बाहर रख रहा हूं। अब जैसे ये पी ए की पावर ए, पी ए की पावर स्मॉल ए एंड पी बी की पावर स्मॉल बी। अब देखो यहां पर आर टी की पावर सी, 1 अपॉन आर टी की पावर सी, 1 अपॉन आर टी की पावर डी, तो ये आर टी की पावर क्या हो जाएगा सी प्लस डी, ठीक है। और ये जो नीचे आर टी है ये ऊपर जाएगा तो आर टी की पावर ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या है रिएक्टेंट के मोल, एन आर लिख लो, सी प्लस डी क्या है प्रोडक्ट के मोल, तो लिख लो एन पी, और इस पूरे को हम बोल देते हैं के पी। तो के सी इज इक्वल टू के पी आर टी की पावर एन आर और आर टी की पावर एन पी। तो अब के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर एन पी, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर टी की पावर एन आर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आर टी की पावर एन आर अगर ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, तो के सी आर टी की पावर एन पी माइनस एन आर इज इक्वल टू के पी, और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगा चेंज इन गैसियस मोल्स, तो के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू के पी। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी क्या है चेंज इन गैसियस मोल्स, तो गैसियस मोल्स में जो बदलाव आया वो डेल्टा एन जी है, ठीक है। तो ये आपको डेरिवेशन याद रखना, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी इज चेंज इन गैसियस मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा एन जी। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ के पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब के पी देखो, पी कहीं ना कहीं प्रेशर से रिलेटेड है, और प्रेशर होता है गैस का, तो यहां पर जो चीज सॉलिड है वो हटा दो, इसका प्रेशर नहीं होगा, इसका प्रेशर नहीं होगा, तो Kp क्या हो जाएगा NO2 का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 4 और प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1, ये Kp आ जाएगा, प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 4 और प्रेशर ऑफ O2 की पावर
1। तो ये Kp का एक्सप्रेशन होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। प्रेशर गैस का होता है तो सॉलिड और लिक्विड को हटा देना, गैस का ही लेंगे हम Kp में। द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर द फॉलोइंग इज, देखो इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc के बीच रिलेशन निकालना है। ये सभी गैसियस हैं। अब हमने एक्सप्रेशन निकाला, क्या निकाला? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, RT की पावर डेल्टा Ng। अब ये जो डेल्टा Ng है, डेल्टा Ng होता है चेंज इन गैसियस मोल्स, चेंज इन गैसियस मोल्स, डेल्टा Ng। अब चेंज इन गैसियस मोल्स होगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए? 2, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 + 1 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये डेल्टा Ng हो जाएगा 0। और इस डेल्टा Ng को मैं यहां 0 पुट कर दूंगा। RT की पावर 0, किसी की भी पावर 0 मतलब 1। तो इस केस में ये RT की पावर 0 आ जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा। तो Kp Kc के बराबर हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। द रेशियो ऑफ Kp एंड Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पुट कर देते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, डेल्टा Ng निकालते हैं। देखो सभी गैस हैं तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हो गए, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 + 1 3 हो गया। तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया -1। ठीक है, तो यहां पर Kp और Kc का रेशियो पूछा है, तो Kp अपॉन Kc आ जाएगा RT की पावर डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng क्या आ गया? -1। तो ये हो जाएगा RT की पावर -1। तो Kp और Kc का रेशियो हो जाएगा RT की पावर -1। आप चाहे तो यहाँ पर R और T की वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है। अब जैसे 25 डिग्री दिया है तो केल्विन में क्या हो जाएगा? 25 + 273, ये केल्विन में आ जाएगा। और R की वैल्यू 0.082 आ जाएगी, और कहीं ना कहीं इसकी पावर होगी -1, मतलब ये पूरी टर्म 1 अपॉन में जाएगी। ठीक है, वैसे RT की पावर -1 भी लिख सकते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन गैसियस फेज द रेशियो ऑफ Kp एंड Kc, देखो ऑप्शन RT की फॉर्म में दी है। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हो गए? 1। रिएक्टेंट के मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 + हाफ, दैट इज इक्वल टू 1.5। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 1 - 1.5 ये हो जाएगा 0.5, मतलब पावर हाफ हो जाएगी। तो Kp Kc को नीचे ले जाओ, Kp अपॉन Kc RT की पावर -1/2। तो RT की पावर -1/2, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसको वो ऐसा भी दे सकता था, जैसे RT की पावर -1/2 ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/RT की पावर हाफ, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते थे 1/√RT। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया होता तो वो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रिएक्शन दी है और इसका Kp दिया है, एंड फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ मिक्सचर। इस रिएक्शन को मैं फिर से लिख रहा हूं, NH4HS गिव्स अमोनिया प्लस H2S। देखो प्रेशर हमेशा गैस का होगा, सॉलिड का नहीं होगा। तो ये रहा सॉलिड, इसका कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर इसका है, ये गैस है और ये गैस है। अब Kp की हम बात करें तो Kp हो जाएगा प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S। तो Kp क्या हो जाएगा? 64। तो यहां पर ये 64 है। अब देखो अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो इसका 1 और 1 ही बनेगा, और अगर इसका 0.5 मोल डिसोसिएट होगा तो इसका 0.5 बनेगा। अगर इसका प्रेशर P होगा तो इसका भी P होगा। तो अब इसको हम
एक ही मान लें, दोनों के प्रेशर बराबर हैं तो हम इसको लिख देते हैं पी स्क्वायर, क्योंकि दोनों के प्रेशर अब बराबर ही होंगे। ठीक है, अब पी स्क्वायर, तो अब इसको यहां ले जाके रूट कर दो तो पी आ जाएगा 8 एटीएम। तो इंडिविजुअल अमोनिया का प्रेशर हो जाएगा 8 एटीएम, H2S का हो जाएगा 8 एटीएम। अब उसने बोला इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अब देखो ये सॉलिड का तो प्रेशर होता नहीं, अब इक्विलिब्रियम प्रेशर की हम बात करें तो इसका 8 एटीएम हो गया, इसका 8 एटीएम होगा, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 एटीएम। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। In which of the following reaction the value of Kp will be equal to Kc? आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, और जिस रिएक्शन में डेल्टा Ng 0 होगा वहां RT की पावर 1 हो जाएगी, और उस केस में Kp Kc के बराबर होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन कोशिएंट और हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डिफाइन रिएक्शन कोशिएंट। अब रिएक्शन कोशिएंट होता क्या है, देखो आप केसी जानते हो, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक रिएक्शन लिख रहा हूं, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल c कैपिटल C एंड स्मॉल d कैपिटल D। अगर मैं यहां बात करूं केसी की, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और केसी होता है c की पावर c, d की पावर d, a की पावर स्मॉल a एंड b की पावर स्मॉल b। ये कहलाता है केसी, और केसी कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्यूसी क्या होता है, क्यूसी का जो फॉर्मूला है वो भी यही होता है, c की पावर c, d की पावर d और a की पावर स्मॉल a एंड b की पावर स्मॉल b। क्यूसी का फॉर्मूला भी यही होता है और केसी का फॉर्मूला भी यही होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो यहां ए बी सी डी की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर रखनी होगी। अब जैसे यहां पर ये दो कंटेनर हैं, ये कंटेनर ए हुआ, ये कंटेनर बी हुआ, और यहां पर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहां पर ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम को शो कर रही है। यहां पर जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उतनी बैकवर्ड रिएक्शन होगी, मतलब जितना वाटर ए टू बी जाएगा, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में दोबारा ब्रेक भी होगा। तो यहां पर जितना फॉरवर्ड है उतना बैकवर्ड है। तो इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ए बी सी डी की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन पुट करूंगा तो यहां आएगा केसी, केसी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब इक्विलिब्रियम की बात होगी तब केसी की बात होगी। अब जैसे मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंची है, आप समझो कि रिएक्टेंट अभी ज्यादा है, प्रोडक्ट अभी कम है, और वो कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली नहीं पहुंची है, तो अभी वाटर, आप समझ लो कि भाई ये दो कंटेनर है, कंटेनर में एक कंटेनर में वाटर ज्यादा है, तो वाटर ए टू बी आएगा, मतलब अभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी है। जब इक्विलिब्रियम पर ना पहुंची हो और कॉन्सेंट्रेशन दी हो तो वो उस कॉन्सेंट्रेशन को पुट करके आता है क्यूसी। ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को पुट करके हम निकालते हैं केसी, और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन ना कर पाई हो उस टाइम पे हम निकालते हैं क्यूसी। अब समझना बात को, अगर क्यूसी ज्यादा, देखो क्यूसी क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अगर क्यूसी ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, और अगर क्यूसी कम है इसका मतलब है प्रोडक्ट अभी और बनना है, अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। तो अगर क्यूसी कम है इसका मतलब प्रोडक्ट कम है। देखो अगर क्यूसी कम है तो प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट कम है मतलब बी वाले में वाटर कम है, बी वाले में वाटर कम है, तो अभी कौन सी रिएक्शन होनी है, फॉरवर्ड होनी है, पानी को ए टू बी आना है, रिएक्टेंट को अभी और प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर QC कम है, इफ QC इज स्मॉलर देन KC, देन
फॉरवर्ड रिएक्शन विल अकर। तो क्यूसी इस तरीके से डायरेक्शन बताता है। भाई देखो क्या होता है, आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन दे दी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे दी तो आप केसी निकालोगे, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन दे दी तो आप क्यूसी निकालोगे, और फिर क्यूसी और केसी को कंपेयर करोगे। अगर क्यूसी और केसी बराबर आ गया तो वो कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम की। तो इस कंडीशन में क्यूसी इक्वल टू केसी है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। वहीं अगर क्यूसी बड़ा है, अगर क्यूसी बड़ा है, क्यूसी बड़ा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया मतलब कि आप इमेजिन करो बी में वाटर लेवल ज्यादा हो गया तो वाटर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो अगर क्यूसी ज्यादा है, इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी देन रिएक्शन विल अकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो तीन बातें हैं। सबसे पहला कि क्यूसी अगर केसी से बड़ा है तो प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी रिएक्शन। फिर उसके बाद अगर क्यूसी छोटा है इसका मतलब प्रोडक्ट कम बना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और केसी अगर क्यूसी के बराबर है तो हम बोलेंगे इसको इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन कोशिएंट ये बताएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी या इक्विलिब्रियम पर रहेगी। तो ये देखो यहां पर इक्विलिब्रियम को ऐसे समझा जा सकता है, ये देखो यहां क्यूसी केसी के बराबर है इक्विलिब्रियम, क्यूसी ज्यादा बन गया और क्यूसी केसी से बड़ा है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है तो यहां पर रिएक्शन होगी बैकवर्ड। अब बैकवर्ड क्यों हो रही है, क्योंकि देखो हर रिएक्शन चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे। इक्विलिब्रियम एक तरह की स्टेबिलिटी है एक रिएक्शन के साथ, तो हर रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है तो वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहेगी। वैसे ही यहां क्यूसी केसी से कम है इसका मतलब प्रोडक्ट कम बना है, प्रोडक्ट कम बना है तो रिएक्शन अभी फॉरवर्ड होनी बाकी है, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। फॉर द रिएक्शन PCl5 gives PCl3 plus Cl2 और इसके लिए Kc की वैल्यू दी है 47। तो एक रिएक्शन दी है उसके लिए Kc की वैल्यू दे दी है उन्होंने। इफ Qc इज दिस मच, अब देखो Kc भी दी है Qc भी दिया है, Kc दिया है 47 और Qc दिया है 5 × 10⁻³ तो Qc क्या है, Kc से स्मॉलर है। अब Qc कम है इसका मतलब प्रोडक्ट कम बना है, अभी प्रोडक्ट और बनना है, इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी है उसके लिए Kc की वैल्यू दी है, Kc की वैल्यू दी है 10⁻⁻⁴। At a given time the composition of reaction mixture is given, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है HI की, H2 की एंड I2 की। इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब हमें QC निकालना है। अब देखो यहां Kc की वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁴। अब हम बात करते हैं QC की, चलो QC निकालते हैं। QC का फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, और अगर इक्विलिब्रियम जोड़ दूं तो वो Kc का फॉर्मूला हो जाता है। तो QC H2 की कॉन्सेंट्रेशन I2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HI की कॉन्सेंट्रेशन, आगे 2 लगा स्क्वायर कर दो। अब H2 की कॉन्सेंट्रेशन ये दी है 10⁻⁵, I2 की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵, और फिर HI की कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻⁵। तो ये 2 × 10⁻⁵ का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 × 10⁻⁵, तो -5 कितना हो जाएगा 1/4। तो QC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25। तो Kc हो गया 10⁻⁴, QC हो गया 0.25। तो यहां QC Kc से बड़ा है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड
डायरेक्शन में। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर पे दोनों साइड वाटर लेवल बराबर है। इस कंडीशन पे जैसे ये ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर है, दोनों में वाटर लेवल बराबर है। अब इस कंटेनर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, दोनों कंटेनर को, क्या वाटर लेवल इसमें बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या वाटर ए टू बी आएगा या बी टू ए जाएगा? हां, वाटर ए टू बी आएगा, लेकिन जितना ए टू बी वाटर आएगा उतना ही बी टू ए जाएगा। मतलब ये यहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम। अब इसमें अगर मैंने ए में वाटर ऐड किया, अगर मैंने ए में वाटर ऐड किया तो फिर वाटर कहां से कहां जाएगा? ए टू बी। कब तक जाएगा? जब तक फिर वाटर लेवल बराबर ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि अगर रिएक्टेंट साइड में कुछ ऐड करूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेगी। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और बनेगा जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। अगर आप प्रोडक्ट ऐड करोगे या फिर बी में मैं वाटर ऐड करूंगा तो वाटर बी टू ए जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक ए और बी दोबारा बराबर ना हो जाए। इसका मतलब क्या है? एक जो सिस्टम है, एक जो रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम में है, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहेगी। अगर आप उस रिएक्शन में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो और चेंज करने से वो इक्विलिब्रियम कुछ समय के लिए डिस्टर्ब जरूर होगा, लेकिन वो दोबारा अपने आप को रीगेन करेगा, और यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ऐसा रिएक्शन के साथ भी होगा, और मैंने ये दो कंटेनर लेके वाटर लेवल से इसको समझा दिया। ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक मतलब रिएक्शन हो रही है, जितनी फॉरवर्ड हो रही है उतनी बैकवर्ड हो रही है। हालांकि कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, लेकिन जितनी फॉरवर्ड है उतनी बैकवर्ड है। इन इफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज disturbed by changing the conditions such as pressure, temperature and volume. प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की अगर मैं कंडीशन चेंज करूंगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब जरूर होगा, लेकिन अपने आप को फिर से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, और इसी को हम कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। इन विच डायरेक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। अब ध्यान से समझना कि इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। समझना इस बात को। जैसे अगर मैंने कहा रिएक्टेंट बढ़ा दिए, रिएक्टेंट बढ़ा दिए तो प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाने लगेंगे। तो अगर मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिए तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पर एक रिएक्शन दी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक कंटेनर बना लेता हूं कि भाई एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है और यहां नाइट्रोजन है, थ्राइस हाइड्रोजन है, और ये आपस में टकराकर अमोनिया बना रहे हैं, और इस प्रोसेस में हीट निकल रही है। अब इस पिस्टन को अगर मैं कंप्रेस करूं, अगर मैं इस पिस्टन को कंप्रेस करूं मतलब प्रेशर बढ़ा दूं। अगर मैं इस पिस्टन का प्रेशर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो इनके टकराने की संभावना ज्यादा होगी, और टकराने की संभावना ज्यादा होगी तो अमोनिया फॉर्मेशन की भी संभावना ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर आप इस पिस्टन को कंप्रेस करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो प्रेशर बढ़ाने पर
फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, और फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हुई तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोसेस है इसमें हीट निकल रही है, हीट निकल रही तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच, या तो आप डेल्टा क्यू लिख दो या इस क्यू को हटा के डेल्टा एच यहां पर निगेटिव है, एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस क्यू है, ऐसा लिख सकते हो। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। अब यहां पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, देखो ऑलरेडी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अगर मैं इस प्रोसेस में हीट और बढ़ाऊंगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस हीट को कम करना चाहिए। जैसे गाड़ियों में कंडेंसर लगाया जाता है ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहे और गाड़ी ठंडी रहे, ठीक वैसे ही यहां पर अगर आप चाहते हो कि अमोनिया बनता रहे, ये रिएक्शन होती रहे, तो आपको इसके अंदर की हीट को, इस कंटेनर की हीट को आपको बाहर कहीं एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, नहीं तो अमोनिया ब्रेक होके बैकवर्ड रिएक्शन करने लगेगा। तो अब देखो यहां पर ऑलरेडी हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाया और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। रिएक्शन विल अकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तीसरा पॉइंट, अच्छा वॉल्यूम बढ़ा दें तो क्या होगा? ये पिस्टन उठाया, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब वॉल्यूम बढ़ाने से नाइट्रोजन हाइड्रोजन दूर दूर चले जाएंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन पास पास होते तो आपस में टकरा के अमोनिया बनाते, लेकिन यहां पिस्टन एक्सपांड हुआ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दूर दूर चले गए, तो अमोनिया भी क्या होगा? ब्रेक होने लगेगा। और अमोनिया ब्रेक होने लगेगा मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ाने से बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, या फिर हम कहें डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मिथेनॉल, रिमूवल ऑफ CO एंड रिमूवल ऑफ मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, हमें एक रिएक्शन दी है। अब आप इस रिएक्शन को ऐसे कंपेयर करो कि भाई ये दो कंटेनर है और यहां पर ये A है, ये B है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर मैं A में वाटर डालूं तो कौन सी रिएक्शन होगी? फॉरवर्ड। बस वैसे ही अगर हाइड्रोजन एंड CO की कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, मीथेनॉल ज्यादा बनेगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन बढ़ा दूं, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, मीथेनॉल बनेगा। एडिशन ऑफ मीथेनॉल, अगर मैं मीथेनॉल ऐड कर दूं, मतलब B कंटेनर में वाटर ऐड कर दूं, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? बैकवर्ड में होगी। तो एडिशन ऑफ मीथेनॉल, अगर मीथेनॉल ऐड करा तो कौन सी होगी? बैकवर्ड। फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ CO, अगर CO को मैं रिमूव करूं, ध्यान से सुनना, अब रिएक्टेंट को हटाने की बात चल रही है। सपोज मैं यहां से मैं वाटर निकाल लेता हूं या निकालना स्टार्ट कर देता हूं। अगर मैं वाटर यहां से निकालने लगूंगा तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? अभी दोनों का वाटर लेवल बराबर है। अगर मैं यहां पे छेद कर दूं तो यहां से पानी निकलने लगेगा और वाटर B to A आने लगेगा। अगर आप रिएक्टेंट निकालोगे तो भी रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? बैकवर्ड। फिर रिमूवल ऑफ CH3OH, अब इसको बंद कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, मीथेनॉल निकालते हैं यहां से।
अब यहां से मैं मीथेनॉल निकालने लगूंगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? फॉरवर्ड। तो जो मीथेनॉल बनता जा रहा है उसे निकालते चलो, उसे कलेक्ट करते चलो, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसोसिएशन ऑफ HI इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर while dissociation of PCl5 depends upon pressure applied by। रिएक्शन लिखते हैं, HI का डिसोसिएशन H2 प्लस I2 बनाएगा, ये ट्वाइस HI, और वहीं PCl5 का डिसोसिएशन PCl3 प्लस Cl2 बनाएगा। द डिसोसिएशन ऑफ HI इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। कैसे? अब देखो, यहां पर मैं बात करूं प्रेशर की, तो यहां पर प्रोडक्ट में जितना प्रेशर है उतना ही रिएक्टेंट में है। यहां गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स 2 हैं, 1 and 1, और यहां रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स भी 2 हैं। और अगर मैं यहां पर देखूं कि चेंज इन गैसियस मोल्स 0 आ रहा है, यहां पर गैसियस मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 0 है। इस कंडीशन में गैसियस मोल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब देखो, आप यहां प्रेशर बढ़ाओ कम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड मोल्स बराबर है, गैसियस मोल्स बराबर है। लेकिन यहां की हम बात करें, यहां पर अगर रिएक्टेंट साइड देखा जाए, रिएक्टेंट साइड अगर हम देखें तो गैसियस मोल्स 1 है, और प्रोडक्ट साइड देखें तो गैसियस मोल्स 2 हैं। अब यहां पर क्या है कि दोनों साइड गैसियस मोल्स अलग अलग हैं, प्रेशर अलग अलग है, तो प्रेशर बढ़ाने और कम करने पर रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगी, इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर डेल्टा Ng चेंज इन गैसियस मोल्स 0 नहीं है, 1 है। अब थोड़ा सा इसको और समझ लूं, एक ट्रिक बता देता हूं कैसे निकालना है कि प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा। इसको अपन एक बार और समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, यहां इक्विलिब्रियम का साइन आएगा। अब देखो, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही होगी, अगर मैं उसको एक्सपांड करूंगा, अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो ये जो PCl5 है ये ब्रेक होगा PCl3 एंड Cl2 में, और अगर उस पिस्टन को कंप्रेस करूंगा तो ये दोबारा PCl5 बनाएगा। इसको करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, प्रेशर वॉल्यूम वाली। देखो, यहां प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2 मोल है, तो यहां वॉल्यूम ज्यादा है और यहां वॉल्यूम कम है। यहां वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, यहां वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। इस कंडीशन में ये ज्यादा बनेगा और इस कंडीशन में ये ज्यादा बनेगा। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, गैसियस वॉल्यूम बस देख लो, प्रोडक्ट में गैसियस वॉल्यूम ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, इस कंडीशन में ये दोनों बनेंगे। फिर वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, तो इस कंडीशन में PCl5 बनेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। अभी आगे और क्वेश्चन इस पे अपन करने वाले, तो ये ट्रिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कैसे लगाना है। अब देखो, यहां पर क्या है, बराबर मोल्स हैं इसके और इसके, तो वो ट्रिक लगनी भी नहीं है, और ली चैटलियर भी ये फॉलो नहीं करेगा। डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन सेम when each of the following equilibria is subjected to decrease in pressure। ये जो रिएक्शन है, अगर इन रिएक्शन में मैं प्रेशर डिक्रीज करूं तो बताओ इक्विलिब्रियम मोल्स जो हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ेंगे, कम होंगे या सेम रहेंगे? ठीक है, तो देखो हमको वही ट्रिक लगानी है। क्या बोल रहा है? इन डिक्रीज इन प्रेशर, मतलब हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, सभी जगह हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि हम प्रेशर को डिक्रीज करने वाले हैं। आप दोनों तरीके से देख सकते हो। अब देखो, अगर इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाओगे तो ये 2 गैस मोल पास आएंगे और बैकवर्ड रिएक्शन होगी।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो PCl5 ब्रेक होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर इस रिएक्शन की वो जो मैंने ट्रिक बताई थी वो लगाओ। वॉल्यूम कहाँ ज्यादा, प्रोडक्ट में, तो यहां वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम। अगर आपको ये बनाना है तो ये कंडीशन चाहिए। क्या कर रहे हैं हम, तो प्रेशर डिक्रीज ही कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज ही कर रहे हैं, तो प्रेशर यहां पर भी डिक्रीज ही हो रहा है। तो इस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड। अब देखो यहां पर ये सॉलिड है, हटा दो सॉलिड, ये सॉलिड है, हटा दो सॉलिड, सॉलिड का प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर इसका होगा CO2 का। अब यहां पर ये CO2 का प्रेशर है और प्रोडक्ट की साइड प्रेशर कुछ नहीं है, रिएक्टेंट की साइड प्रेशर है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल है। अब देखो यहां पर गैसियस मोल्स 1 है, यहां गैसियस मोल्स 1 भी नहीं है, तो यहां वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, और यहां वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा। हमें क्या करना है, प्रेशर को डिक्रीज करना है। अरे भाई प्रेशर को ये देखो डिक्रीज करा, तो प्रेशर को डिक्रीज करा तो कौन सी रिएक्शन होगी, बैकवर्ड। ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड। अब देखो यहां पर ये सॉलिड हटा दो, ये सॉलिड हटा दो, यहां गैस के मोल 4, यहां गैस के मोल 4, दोनों तरफ गैसियस मोल्स बराबर। तो भाई यहां पर आप प्रेशर डिक्रीज करो, प्रेशर इंक्रीज करो, उसने खुद ही बोला है कि प्रेशर डिक्रीज करना है। तो भाई यहां पर प्रेशर वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तीनों के साथ डिक्रीज कर रहा है। अब यहां पर प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम पर है और हम इसको कहेंगे नो चेंज, यहां कोई चेंज नहीं होगा। यहां बैकवर्ड होगा, यहां फॉरवर्ड होगा और यहां कोई चेंज नहीं होगा। ये सिंपल सी ट्रिक है, आप सब जगह लगा सकते हो, नहीं तो जो मैंने पहला तरीका बताया था वैसे भी कर सकते हैं। ये ट्रिक को आपको लगा कर देखना पड़ेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ओवरऑल यहां पर इन सब सारी रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं, प्रेशर इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज करने के बाद आपको ये बताना है कि फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, या कोई चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे होगी। तो प्रेशर हम सब में बढ़ाने वाले। एक काम करते हैं, ट्रिक लिखना चालू करते हैं। देखो भाई यहां पर गैसियस मोल्स 1, यहां पर गैसियस मोल्स 2, यहां वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, इसका मतलब इस कंडीशन पे ये ज्यादा बनेगा। इस कंडीशन पे प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाने और प्रेशर कम करने पर ये ज्यादा बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अरे प्रेशर कम कर रहे थे तो ये बन रहा था, अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। और सीधी सी बात ये है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो COCl2 ज्यादा बनाएंगे, तो कौन सी रिएक्शन होगी, बैकवर्ड। अब देखो यहां पर ये सब गैस हैं, 2 और 1, 2 and 1, यहां पर गैसियस मोल्स 3, यहां पर गैसियस मोल्स 3, दोनों साइड गैसियस मोल्स हो गए बराबर, बराबर हो गए, तो यहां पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और यहां पर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। आगे बात करते हैं। ये देखो ये सॉलिड हटाओ, यहां गैसियस मोल्स हो गए 1, यहां गैसियस मोल्स हो गए 2, यहां पर प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स 1 है, तो यहां पर वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, ये ट्रिक है अपनी। और देखो ना, गैसियस मोल्स वॉल्यूम अगर ज्यादा प्रेशर कम, हमें क्या करना है, हमें क्या दिया है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं वो, मतलब इस रिएक्शन में जिस कंटेनर में ये रिएक्शन चल रही है उसका प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। अगर प्रेशर कम किया जा रहा होता तो ये बन रहा होता, लेकिन प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगी, बैकवर्ड। तो यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन होने वाली है। सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी इन तीनों रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो प्रेशर बढ़ाओगे, हाइड्रोजन CO पास पास आएंगे, मीथेनॉल बनाएंगे, कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड।
प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अब ये बात सॉलिड, ये सॉलिड, अब यहां पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब देखो यहां पर गैसियस मोल्स नहीं है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में है। ट्रिक लगाओ, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम। हम क्या कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन होगी, देखो यहां पर गैसियस मोल्स 1 है, यहां एक भी नहीं है, मतलब यहां वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, मतलब इस कंडीशन पे ये ज्यादा बनेगा। लेकिन हमें ये कंडीशन दी है कि नहीं, चलो जाके देखते हैं। हमको बोला है प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर कम होता तो ये ज्यादा बनता, प्रेशर कम होता तो ये ज्यादा बनता, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगी। सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां गैसियस मोल 4 + 6 + 4 10, यहां गैसियस मोल 5 4 9, तो यहां पर गैसियस मोल्स ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम। इस कंडीशन में ये ज्यादा बनेगा, इस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, और प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, इस कंडीशन में बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो हम कर क्या रहे हैं, हम तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हमने तो सारी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया है। तो यहां पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाना इनके फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होगा, इस वजह से यहां होगी बैकवर्ड रिएक्शन। तो आज हम इक्विलिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी और उसे कैसे निकाला जाएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे। अब देखो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, PCl5 gives PCl3 + Cl2, रिएक्शन बैलेंस्ड है और ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। अब देखो मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में मैंने 1 मोल PCl5 लिया, तो मैं यहां ले रहा हूं इनिशियल मोल, और इनिशियल मोल लिया मैंने इसका 1। अब PCl3 Cl2 0 होगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इनिशियल मोल की। इनिशियल का मतलब क्या है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अब PCl5 धीरे धीरे कंज्यूम होने लगेगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि रिएक्शन आगे प्रोसीड होने लगेगी। अब PCl5 धीरे धीरे कंज्यूम होगा 1 - x। अब आप ऐसा समझ लो कि PCl5 का x अमाउंट कंज्यूम हो गया है, और इसका क्या बनेगा, इसका भी x बनेगा, इसका भी x बनेगा। खुद ही सोचो, अगर इसका 1 मोल, सपोज करना अगर इसका 1 मोल पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए, तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनेगा। इसका इनिशियल मोल 1 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसमें से अगर x जाएगा तो इसका x और x बनेगा, और ये है इसके फाइनल मोल्स। लेकिन Kc का जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो मोल नहीं लिखते, हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। अब यहां पर हमें निकालना है एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव मास और कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन है। एक्टिव मास कहो, कॉन्सेंट्रेशन कहो, एक ही बात है। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। सपोज करो मैंने वॉल्यूम 1 लीटर दे दिया, ठीक है, तो 1 - x, मैंने आपको ये वॉल्यूम 1 लीटर दे दिया कि 1 लीटर कंटेनर लिया है, तो x/1 x/1। अब यहां पर Kc का एक्सप्रेशन, Kc क्या हो जाएगा, PCl3 Cl2 / PCl5, ये Kc का एक्सप्रेशन आ गया। अब PCl3 हो जाएगा x, Cl2 x, और PCl5 1 - x, तो ये हो जाएगा Kc। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ये Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² / 1 - x। अब वो क्या करेगा, वो या तो क्वेश्चन में आपको Kc देगा या तो x देगा।
अगर आपको क्वेश्चन में Kc दे दिया तो आपको यहां पर ये x की वैल्यू निकाल ली, और अगर x की वैल्यू आ गई तो आप बता दोगे PCl3 कितना बना, Cl2 कितना बना, और PCl5 की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है, PCl5 इक्विलिब्रियम पर कितना है, अगर Kc की वैल्यू दे दी। ठीक है, अब हो सकता है आपको Kc की वैल्यू ना दे, वो बोले इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे दी, उसने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे दी और आपको Kc की वैल्यू पूछने लगे। दो तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, Kc की वैल्यू दे दी मतलब आपसे x पूछ रहा है, x की वैल्यू दे दी तो आपसे Kc पूछेगा। अब उसने बोला कि अब देखो वो हिंट करेगा, हिंट ऐसी करेगा कि इक्विलिब्रियम पर Cl2 के 0.2 मोल बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, x हो गया 0.2। या फिर ऐसी हिंट करेगा इक्विलिब्रियम पर PCl5 के बचे हुए मोल 0.8 हैं, तो 1 माइनस एक्स क्या है 0.8, तो x क्या हो जाएगा 0.2। तो इस तरीके से वो x देना चाहेगा आपको, x देगा Kc पूछेगा, Kc देगा x पूछेगा। अब देखो इसको एक और एग्जांपल लेके करते हैं हम। ये मेरे पास HI है और HI डिसोसिएट हो रहा है H2 प्लस I2 में। इसके इनिशियल मोल आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, चलो मैं 1 ही ले लेता हूं। इनिशियल मोल होगा 1, ये इनिशियल मोल 1 और ये 0 एंड 0। अब यहां पर इक्विलिब्रियम मोल आ गए 1 माइनस 2x। इस बात को ध्यान रखना कि भाई इसके 2 मोल हैं, इसका 2 जाएगा तो इसका 1 और 1 बनेगा, तो माइनस 2x, इसमें से 2x गया तो इसका क्या बनेगा x एंड x। तो यहां पर इसका 1 0 0, 1 माइनस 2x, x और x। अब ये इक्विलिब्रियम मोल आ गए, इक्विलिब्रियम मोल नहीं, हमें तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। Kc के फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन आती है, Kc का फॉर्मूला क्या है H2 इंटू I2 डिवाइडेड बाई HI, और HI के आगे क्या लगा है 2, लगाओ स्क्वायर। ये Kc का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मोल्स। अब मैं निकालूंगा एक्टिव मास, एक्टिव मास बोलो, कॉन्सेंट्रेशन बोलो, मोलैरिटी बोलो, एक ही बात है। वॉल्यूम, वॉल्यूम यहां 1 लीटर दे 1 से डिवाइड करो, 2 लीटर दे 2 से डिवाइड करो, 10 लीटर दे 10 से डिवाइड करो। 1 माइनस 2x, मैं 1 लीटर ही ले रहा हूं, x बाई 1, x बाई 1। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई, चलो पुट कर देते हैं। यहां हो जाएगा x, I2 भी x, और ये HI क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर। तो यहां Kc क्या हो जाएगा, यहां Kc हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब समझना बात को, यहां पर क्या करता है Kc की वैल्यू दे देता है आपको। Kc की वैल्यू दे दी, ये जो स्क्वायर है आप इसको यहां ले जाके रूट कर दो, ये जो स्क्वायर है इसको यहां ले जाके रूट कर दो, तो वहां से क्या है Kc की वैल्यू रूट में आ जाएगी। अब समझना, जैसे उसने क्या बोला, उसने बोला Kc 64 है, यहां मैंने 64 पुट कर दिया, ये 2 आएगा यहां पर रूट हो जाएगा, रूट 64 क्या हो जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन और आयोडीन के कितने मोल हैं और इसके कितने मोल हैं। तो ऐसा करेगा, Kc देगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा, या फिर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन देगा, वो बोलेगा कि I2 के इक्विलिब्रियम पर 0.3 मोल पाए गए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3, तो आप 0.3 पुट करके सॉल्व कर देना, Kc की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया है वो अपने को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। 2 moles of PCl5 gives PCl3 plus Cl2। इसके कितने दिए हैं 2 मोल दिए हैं, इनिशियल मोल आ गए।
अब देखो वॉल्यूम 2 लीटर दिए यहाँ, ये इनिशियल मोल 2, ये 0, ये 0, इनिशियल इक्विलिब्रियम मोल्स, इक्विलिब्रियम मोल हो जाएंगे 2 माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, ये इक्विलिब्रियम मोल आ गए। लेकिन इक्विलिब्रियम मोल की बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है, कॉन्सेंट्रेशन की। तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2, तो ये अपनी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब क्या करें, अच्छा उसने क्या बोला है, 40% of PCl5 was dissociated into PCl3, 40% ही डिसोसिएट हुआ है, मतलब ये जो X है ना, ये 40% डिसोसिएट हुआ है। कितने का, 2 मोल का, तो 2 मोल का 40%, 40/100, ये क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। कितना डिसोसिएट हुआ है, X हुआ है। वो क्या बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम 40% of PCl5 was dissociated into PCl3 and Cl2। तो X की वैल्यू क्या है, 40% of 2 मोल, 0 0 4 2 जा 8, 8/10, 0.8, X की वैल्यू क्या आ गई, 0.8। तो X की वैल्यू यहां आ गई 0.8। अब Kc निकालना है। अब देखो ये हो जाएगा 0.8/2, अपन अब PCl3 की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें, X की वैल्यू तो 0.8 आ गई। ये देखो उसने हिंट दी है कि 40% ऑफ PCl5, 2 मोल का 40% 0.8 होगा, 2 मोल का 40% 0.8 होगा। तो यहां पर हम 0.8 पुट करें तो 0.8/2 0.4, यहां 0.8/2 0.4, और इसको भी निकाल लें तो 2 माइनस 0.8 हो जाएगा 1.2, 2 माइनस 0.8, 1.2/2 0.6। तो ये आ गई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या निकालें, Kc की वैल्यू। चलो Kc की वैल्यू PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5, PCl3 0.4, Cl2 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6, ये पॉइंट हटाएगा, ये 2, ये 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 0.8/3, 8/30, 8/30 सॉल्व कर लें, 8/30 0.0, 3 2 जा 60, ये 20, और 3 6 जा 18, 0.26, तो 0.26 मोल पर लीटर, ये इसका आंसर आएगा Kc का। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, जो मेथड बताई है वो अप्लाई करिए। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं आगे। What is the equilibrium concentration of each of the following substance in the equilibrium when initial concentration of ICl was 0.78 मोलर। चलो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.78, बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम से डिवाइड ही नहीं करना, सीधा कॉन्सेंट्रेशन दी है। इनिशियल ये हो गई, ये 0 होगी, ये 0 होगी। इनिशियल मतलब t = 0, इक्विलिब्रियम मतलब t टाइम के बाद। अब देखो इसमें से क्या जाएगा, 2x, 0.78 माइनस 2x, फिर ये क्या हो जाएगा x, फिर ये क्या हो जाएगा x, इसमें से 2x जाएगा, इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। ठीक है, अब Kc क्या हो जाएगा, I2 Cl2 ICl स्क्वायर, I2 हो गया x, Cl2 हो जाएगा x, और ICl 0.78 माइनस 2x। खुद ही सोचो ना, ये आगे 2 है, इसके 2 मोल, इसका 2x जाएगा तो इसका xx बनेगा, इसके 2 मोल पूरी तरह कंज्यूम होंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, तो जब इसमें से 2x जाएगा तब इसका x और x बनेगा। ये स्टोइशियोमेट्री लगानी है हमें। अब Kc की वैल्यू क्या है, 0.14, चलो पुट कर देते हैं। Kc हो गया यहां 0.14, ये हो जाएगा x स्क्वायर,
और 0.78 माइनस 2x, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। अब एक काम करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 0.14 0.78 माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 0.14 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हमें, वो रूट्स वाला फॉर्मूला लगा के इसको आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। एट 700 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives twice HI, ठीक है, is 54.8. If 0.5 mole per liter of HI is present at equilibrium, यहां पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और यहां पर HI डिसोसिएट होने वाला है किसमें, H2 plus I2 में। आपको क्या दिया है, आपको केसी दिया है, किस रिएक्शन का, H2 plus I2 मिलकर HI बनाने का। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि HI डिसोसिएट होने वाला है। ठीक है, ये जो HI है ये डिसोसिएट होने वाला है। तो अब देखो इसका केसी कितना है, 54.8, ऑलमोस्ट मैं मान लूं 55 है अप्रॉक्स। इसका केसी क्या हो जाएगा, अब देखो इस रिएक्शन का केसी 55 है, तो इसके रिवर्स का क्या हो जाएगा, इसके रिवर्स का हो जाएगा 1/55। तो मैं इसको केसी डैश मान लेता हूं इस रिएक्शन को, और इसका हो जाएगा 1/55, और 1/55 ये हो जाएगा H2 की कॉन्सेंट्रेशन, I2 की कॉन्सेंट्रेशन और HI की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब यहां पर 0.5 मोल ऑफ HI, तो कितना दिया है इसका 0.5, ये 0 मोल पर लीटर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। वॉल्यूम दी है क्या, नहीं वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम 1 लीटर मान लो। अब यहां पर 0.5 माइनस 2x, अब इसमें से 2x जाएगा, ये t इक्वल टू 0 था, ये t टाइम पर इक्विलिब्रियम पर है, इसमें से 2x जाएगा, इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। अब यहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 2x का स्क्वायर। तो केसी डैश हो जाएगा 1/55, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 2x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इस पूरे को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा ले जाता हूं, ये पूरे को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये जो स्क्वायर है ना ये आके यहां रूट हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आसान है, की जा सकती है। 0.5 माइनस 2x 1/55 का हमें रूट निकालना है। अच्छा 7 7 जा होता 49, और 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, तो 7.2 बाहर निकाल लेता हूं। ये कुछ 1/7.2, अब वो 7.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैं अप्रॉक्स कर रहा हूं, तो मैं 7.2 बाहर निकाल लेता हूं। 1/7.2 इज इक्वल टू x और 0.5 माइनस 2x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां और यहां, ये हो जाएगा 7.2x, ये 0.5 माइनस 2x। अब ये माइनस 2x उधर चला जाएगा, तो ये 9.2x, ये 0.5। तो अब देखो 0.5 9.2, ये हो जाएगा x, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो x क्या आ जाएगा 1/12, तो x आ गया 1/12। तो H2 क्या हो जाएगा 1/12, और ये I2 क्या हो जाएगा 1/12। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, तो 1/12। 1/12 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.000, और 12 ऑलमोस्ट 8 जा 0.08 मोलर। A sample of HI is placed in a flask at a pressure of 0.2 atm
एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04 ATM। ठीक है, चलो यहां पर HI का प्रेशर दिया है 0.2 ATM, ये 0 ये 0, फिर 0.2 माइनस 2x, ये x ये x। देखो इनिशियल प्रेशर ये दिया है और इक्विलिब्रियम प्रेशर ये है, ये हमने निकाल लिया। अब Kp का फॉर्मूला क्या होगा? Kp होगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू प्रेशर ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, ये Kp का फॉर्मूला हो जाएगा। अब एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, उसने क्या बोला है, ये इक्विलिब्रियम पर HI का पार्शियल प्रेशर, HI का पार्शियल प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? कंटेनर में HI भी है, हाइड्रोजन भी है, आयोडीन है, तो इन सब के इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाएंगे। तो उसने बोला है 0.2 माइनस 2x, ये जो पार्शियल प्रेशर है ये 0.04 है, ये 0.04 है, ये 2x है। अब एक काम करते हैं, 0.20 कर लेता हूं, 2x उधर ले जाता हूं, 2x इधर आ गया, 0.20 माइनस 0.04, तो ये 2x क्या हो जाएगा? 0.16, तो x क्या हो जाएगा? 0.16 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा? 0.08, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.08। अब x क्या है? पार्शियल प्रेशर ही है। अब देखो x हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, आयोडीन का पार्शियल प्रेशर है, तो 0.08 यहां पुट कर दोगे तो Kp की वैल्यू आ जाएगी। चलो पुट कर देते हैं, Kp 0.08 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाई 0.08 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल और ये कितना? नहीं, सॉरी, इसका 0.08 नहीं आना, निकालते हैं उसका क्या आना है। ये 0.08 x और ये x इंटू 0.08, और यहां पर ये जो प्रेशर है x की वैल्यू 0.08 पुट कर देते हैं तो इसका प्रेशर आ जाएगा 0.2 माइनस 2 इंटू 0.08, तो 8 2 जा 16, 0.16 माइनस 0.20, तो हो जाएगा 0.04, तो ये HI का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 0.04, तो 0.04 इंटू 0.04 कैंसिल करो, 4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8, तो Kp क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 4।